गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का अपना टॉपिक पढ़ रहे थे अनुकूलन। तो देखो अनुकूलन क्या होते हैं कि जो भी जीव होते हैं वो एक विशेष वातावरण के अंदर क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उस वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए या फिर उस वातावरण में उनको जीवित रहने के लिए क्या है, अपने शरीर में कुछ अनुकूलन विकसित करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो संरचनात्मक भी हो सकते हैं, मतलब कि उनके जो शरीर के कोई भी अंग है, ठीक है, या फिर शरीर मतलब उनका जो शरीर है उसमें वो किसी प्रकार के अनुकूलन या अपने शरीर की किसी संरचना में कोई अनुकूलन विकसित कर ले, उनको कहते हैं हम संरचनात्मक अनुकूलन। ठीक है, तो सारे के सारे संरचनात्मक अनुकूलन हमने पढ़ लिए थे। इसमें से क्या क्या पढ़ा था कि दौड़ने के लिए कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जीवों में, उड़ने के लिए, ठीक है, मरुस्थल में रहने के लिए जो जीव गुफाओं के अंदर रहते हैं उनमें कौन से पाए जाते हैं, या फिर जो गहरे समंदर के अंदर रहते हैं, या फिर जो परजीवी जीव होते हैं उनमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं उस वातावरण में रहने के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कार्यकीय अनुकूलन। तो देखो कार्यकीय अनुकूलन क्या होते हैं, ऐसे अनुकूलन होते हैं जो कि जो भी जीव है वो अपने कार्य के अंदर या फिर अपने शरीर की जो क्रियाएं हो रही है उन क्रियाओं में वो क्या करता है, कोई ना कोई परिवर्तन या फिर कोई ना कोई अनुकूलन विकसित कर लेता है उस विशेष वातावरण में जीवन यापन करने के लिए। तो ऐसे अनुकूलनों को हम कहेंगे कार्यकीय अनुकूलन। तो अब पढ़ते हैं कि जीवों में कौन कौन से कार्यकीय अनुकूलन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला है उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल। तो देखो जो ज्यादातर मरुस्थलीय जीव होते हैं जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं, वहां पे आप सबको पता है कि पानी की कमी पाई जाती है। तो जो भी जीव मरुस्थल में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब यूरिक अम्ल जो होता है तो देखो जो विशेष उत्सर्जी पदार्थ होते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, वो क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला अमोनिया, फिर यूरिया और यूरिक अम्ल। जिसमें से जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और जैसे ही अमोनिया बॉडी के अंदर बनती है उसको क्या है, उसी टाइम शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो क्या होगा, अमोनिया उस जीव के शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, और जो अमोनिया होता है और जो यूरिया होती है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, वो दोनों क्या है, ऐसे जीवों में पाए जाते हैं जो कि जल के अंदर निवास करते हैं। ठीक है, क्योंकि अमोनिया और जो यूरिया है उनके उत्सर्जन के लिए क्या है, जल की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि वो दोनों क्या है, जल के साथ घुलनशील होती है और जल के साथ घुलकर वो क्या अपने सरल अणुओं के अंदर टूट जाती है और एक कम विषैला पदार्थ बनाती है। लेकिन जो यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, इसके उत्सर्जन के लिए क्या है, हमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, और यूरिक अम्ल क्या है, ठोस रूप में जीव के शरीर से बाहर निकलता है या फिर जीव के बॉडी से उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ऐसे जीव जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं, अब आपको पता है कि मरुस्थल में पानी की कमी पाई जाती है, और अगर उनमें अमोनिया या फिर यूरिया का उत्सर्जन किया जाएगा या फिर अमोनिया और यूरिया उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकाली जाएगी, तो क्या है, उसको डिजोल्व करने के लिए या फिर उसको अपने सरल यौगिकों में तोड़ने के लिए मरुस्थल में पानी नहीं पाया जाता। इसीलिए जो जीव मरुस्थल में पाए जाते हैं उनका जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरिक अम्ल। क्योंकि यूरिक अम्ल क्या है, एक तो सबसे कम खतरनाक उत्सर्जित पदार्थ है, दूसरा इसको उत्सर्जित करने के लिए जल की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, और तीसरा ये है कि जो यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, जीव के शरीर से ठोस रूप में उत्सर्जित होता है, जिसके कारण कम से कम पानी की हानि होती है। ठीक है, इसीलिए जो मरुस्थलीय जीव होते हैं उन्होंने अपने मतलब उनकी जो बॉडी है उसके अंदर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनके कारण उनका जो उत्सर्जित पदार्थ है वो क्या होता है, यूरिक अम्ल। ये तो हो गया मरुस्थलीय जीवों में। वैसे ही जो पक्षी पाए जाते हैं उनमें भी क्या है कि यूरिक अम्ल उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, क्योंकि पक्षी भी क्या है, आसमान में उड़ते रहते हैं। ठीक है, और उनको भी क्या है, इतना ज्यादा जो जल है वो उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए उनका भी जो उत्सर्जित पदार्थ है या फिर उनके शरीर से भी क्या है, यूरिक अम्ल को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया इनका पहला कार्यकीय अनुकूलन। दूसरा है वसा की मात्रा अधिक। तो देखो कुछ जीवों में क्या है कि वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जब वसा का ऑक्सीकरण होता है या फिर जब वसा को हम उसके सरल अणुओं में तोड़ते हैं तो क्या है, उससे हमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की
पूर्ति होती है। तो ऐसे जीव जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं उनके शरीर में क्या है, वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि उनको देखो मरुस्थल में ना तो ज्यादा भोजन उपलब्ध हो पाता है और ना ही ज्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध हो पाता है। इसीलिए उन जीवों के शरीर में क्या है, वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि क्या होगा कि जब वसा का ऑक्सीकरण होगा तो क्या है, उनको ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति होगी, जिससे वो जीव क्या है, अपने शरीर की विभिन्न क्रियाएं कर पाएंगे। ठीक है, अगला है बीजों का या फिर पादपों में ऐसे कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो देखो जब बीजों में अंकुरण होता है, ठीक है, अगर उस समय हम उस बीज को अंधेरे में रखेंगे या फिर उस पौधे को हम सनलाइट में नहीं रखें, अंधेरे में रखें, तो क्या होगा कि वो जो पौधा बनेगा वो लंबा होगा और वो पर्णहरित विहीन होगा। ठीक है, मतलब कि उस पौधे में पर्णहरित नहीं पाया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रकाश बिल्कुल भी मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाया है। ठीक है, और जब प्रकाश ही नहीं होगा तो फिर वो पौधा अपना भोजन कैसे बनाएगा, और उसमें जो भी पर्णहरित पाया जाएगा वो क्या है कि अल्प विकसित हो जाएगा या फिर खत्म ही हो जाएगा। तो ऐसे बीज जिनको अंकुरण के समय हम अंधेरे में रखते हैं, बिल्कुल भी सूर्य का प्रकाश उनको प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे बीज क्या होते हैं कि जब इन बीजों से पौधा बनता है तो एक तो वो होते हैं लंबे, और दूसरा क्या होता है कि उन पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला है ऋतुनिष्ठ अनुकूलन, मतलब कि जब अलग अलग ऋतुएं आती है तो उस ऋतु के हिसाब से क्या है कि जीव अपने शरीर के अंदर क्या है, अलग अलग अनुकूलन विकसित कर लेते हैं। ठीक है, अगला है अधिक शारीरिक ऊर्जा व्यय। तो देखो इसमें क्या होता है कि कुछ जीव क्या होते हैं कि उनको मतलब उनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो लगातार चलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनके शरीर के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है उसका बहुत ज्यादा व्यय होता है या फिर वो बहुत ज्यादा खर्च होती है। ठीक है, तो ऐसे जानवरों में क्या है कि जो उनकी शारीरिक ऊर्जा होती है उनको बनाए रखने के लिए क्या है, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन की उपलब्धि करवाई जाती है। ठीक है, अब जो ये ऋतुनिष्ठ अनुकूलन है इसमें देखो कि अगर मतलब मान लो मनुष्य है तो इसमें क्या मैंने बताया था कि अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से क्या है, अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य की अनुकूलन उत्पन्न होते रहते हैं, मतलब कि वो अपने शरीर की क्रियाओं को अलग अलग रूप से ढालते रहते हैं। जैसे देखो अगर गर्मी है, ठीक है, ज्यादा गर्मी है, तो क्या होगा कि जो मनुष्य की बॉडी है उसमें जो श्वेत ग्रंथियां फिर जो पसीने की ग्रंथियां पाई जाती है वो क्या है, उत्तेजित हो जाएगी, और जो मनुष्य की बॉडी है उससे क्या है, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब पसीना निकलेगा तो क्या होगा कि जब वो पसीना वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो क्या होगा कि मनुष्य का जो शरीर है वो ठंडा हो जाएगा या फिर उसका जो तापमान है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि मनुष्य जो अपना ताप है, अपने शरीर का ताप है वो नॉर्मल बना पाता है। ऐसे ही क्या होता है कि जब सर्दियां होती है तो मनुष्य के शरीर में क्या है, ठिठुरन पैदा हो जाती है, जिससे क्या है कि वो उसके शरीर में ऊर्जा पैदा होती है या फिर गर्मी पैदा होती है। ठीक है, तो ये हो गई ऋतुनिष्ठ अनुकूलन, मतलब कि अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से जीवों के शरीर में जो अलग अलग अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके सारे के सारे कार्य की अनुकूलन की जो भी जीव है वो अपने शरीर की क्रियाओं में किस प्रकार अनुकूलन करते हैं या फिर किस प्रकार कुछ चेंजेस करते हैं जिसके कारण वो जिस वातावरण में रह रहे हैं उसमें अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। उसके बाद में अगले अनुकूलन है रक्षी अनुकूलन। तो ये वाले जो अनुकूलन होते हैं वो जो जीव होता है वो अपनी रक्षा के लिए उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अपनी रक्षा के लिए जो जीव अनुकूलन विकसित करता है उन अनुकूलनों को हम कहेंगे रक्षी अनुकूलन। ठीक है, अब इसमें पहला आता है रंजन। तो देखो रंजन क्या होता है कि रंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जीव होता है वो क्या करता है कि खुद की सुरक्षा करता है। ठीक है, और खुद की सुरक्षा के लिए अपने शरीर में या फिर अपने बॉडी में कुछ अनुकूलन या फिर कुछ चेंजेस विकसित कर लेता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रंजन। अब रंजन में भी पहला आता है गोपक रंजन। ठीक है, तो अब देखो कि जो भी कुछ जीव जो कि वातावरण में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि उनके शरीर का जो कलर होता है वो अपने शरीर का कलर उस वातावरण में जो चीजें पाई जा रही है, मतलब कि उस वातावरण में जो अन्य पादप है, ठीक है, उन पादपों के हिसाब से या फिर जो अन्य जीव है उनके हिसाब से क्या होता है कि वो अपने शरीर का कलर
चेंज कर लेता है, या फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उनके शरीर का जो रंग होता है वो उसी वातावरण के अनुसार, उसमें जो पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं उनके अनुसार ही हो जाता है। जैसे देखो ऊंट है, तो ऊंट मरुस्थल में पाया जाता है। अब मरुस्थल की जो मिट्टी होती है, ऊंट का कलर भी क्या होता है, लगभग वैसा ही होता है, ठीक है। जिसके कारण वो क्या करता है कि एक साइड तो क्या होता है, इसमें एक जीव की सुरक्षा होती है, क्योंकि जब वो वातावरण के रंगों के साथ मिक्स हो जाता है तो क्या होता है कि जो शिकारी जीव होते हैं, जो उस जीव का शिकार कर रहे होते हैं, उनको क्या है, वो इतना ज्यादा दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण उसके जीवन की रक्षा हो जाती है, वो बच जाता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि अगर मतलब मान लो कोई शिकारी जीव है, ठीक है, जो दूसरे जीवों का शिकार करता है, अगर उसका कलर वातावरण के साथ मिक्स हो जाता है तो जो उसके शिकार है उनके लिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो वो शिकारी वातावरण के अंदर रहेगा तो जो दूसरे जीव होंगे वो उसको पहचान नहीं पाएंगे और वो क्या है, आसानी से शिकार कर लेगा। इसलिए जो गोपक रंजक होते हैं उनकी दो विशेषताएं होती है, एक तो शिकारी जीव के लिए, ठीक है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और दूसरा एक ऐसे जीव के लिए जो अपने शिकार से बचता है, ठीक है। तो जो गोपक रंजक होता है वो क्या करता है, दो तरह से कार्य करता है, ठीक है। अगला है भय सूचक रंजन। तो देखो भय सूचक रंजन में क्या होता है कि कुछ कलर ऐसे होते हैं कि जो खतरे का संकेत होते हैं, जैसे कि देखो लाल हो गया, ठीक है, काला हो गया, तो लाल, काला या फिर नीला, ठीक है, तो ये जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं, खतरे का सूचक होते हैं। तो इन रंगों को देखकर भी क्या है कि कुछ जीव जो है वो उन जीवों से दूरी बना लेते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई लाल कलर का जीव है, ठीक है, या फिर सांप को मान लेते हैं, ठीक है, सांप बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर काले कलर का होता है, ठीक है। अब काला कलर जो ब्लैक कलर है वो क्या है, खतरे का सूचक है, ठीक है। तो जब कोई दूसरा जीव उस सांप को देखेगा तो उसको ब्लैक कलर फील होगा, और फिर ब्लैक कलर देखकर वो क्या करेगा कि खतरे का अनुभव कर लेगा, ठीक है, और उस जीव से दूर चला जाएगा। इस प्रकार क्या करेगा, वो अपने जीवन की रक्षा करेगा, ठीक है। तो ऐसे जीव इस प्रकार वो क्या करेगा, अपने जीवन की रक्षा भी कर लेता है। और मतलब अगर कुछ छोटे जीव है जिनका कलर काला या फिर लाल या फिर नीला है, तो ऐसे जीवों को क्या है, दूसरे जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण भी नहीं करेंगे, उनका शिकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो रंग है वो क्या है, खतरे का सूचक है, जिस कारण से क्या होगा, उनका जो जीवन है वो बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया भय सूचक रंजक, ठीक है। भय सूचक मतलब कि ऐसे कलर जो कि खतरे का सूचक होते हैं, तो जिन जीवों का वो कलर होता है वो बच भी जाते हैं, ठीक है, अपना शिकार होने से। और कुछ जो शिकारी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि कुछ जो शिकारी जीव होते हैं, कुछ जीव उनके कलर को देखकर भी क्या है, उनसे दूर भाग जाते हैं। अगला है संकेत चिन्ह, ठीक है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, विशेष प्रकार के या फिर उनकी बॉडी में क्या है, ऐसे विशेष प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं जिनको देखकर वो अपने साथ के जो दूसरे जीव हैं उनको मतलब खतरे का अनुभव करवाते हैं। अब देखो जैसे हिरण की एक जाति है वर्जीनिया हिरण, ठीक है। तो ये वाले जो हिरण होते हैं उनमें क्या है, पूंछ की अधर सतह पे क्या है, एक सफेद कलर का चिन्ह पाया जाता है। और जब भी इन हिरणों को क्या है कि खतरे का अनुभव होता है तो वो अपनी पूंछ उठाकर क्या है, वो सफेद चिन्ह उनकी जाति के बाकी जो जीव है उनको दिखाते हैं, ठीक है। और जब वो दूसरे जीव उस चिन्ह को देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उनके आसपास कोई ना कोई खतरा है, जिससे वो क्या करते हैं, उस जगह से भाग जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार वो क्या करते हैं, अपने जीवन की रक्षा करते हैं। तो ये हो गया संकेत चिन्ह, ठीक है। ये हो गए आपके रक्षी अनुकूलन में रंजन के सारे अनुकूलन, ठीक है। अब दूसरा है अनुहरण, ठीक है। तो अनुहरण क्या होता है कि जैसे कोई जीव है, ठीक है, और वातावरण में जो भी सजीव या फिर निर्जीव वस्तुएं पाई जाती है, तो वो जीव क्या करेगा, उस सजीव या फिर निर्जीव वस्तुओं की तरह दिखाई देना प्रारंभ कर लेगा, जिससे क्या होगा कि वो जीव या फिर कोई भी पादप जो है वो अपनी नहीं हाँ कोई भी जीव क्या करेगा, अपनी रक्षा कर सकता है, ठीक है। अगर वो वातावरण के साथ मिक्स हो जाएगा, मतलब कि अगर कोई सजीव वस्तुएं हैं उनसे अपना कलर मैच कर ले या फिर उनके तरह अपनी आकृति बना ले, या फिर अगर कोई निर्जीव वस्तुएं उस वातावरण में है और उस निर्जीव वस्तु की तरह वो क्या करे, या अपने शरीर की आकृति बना ले या फिर अपना कलर उसके जैसा बना ले, ठीक है, तो वो वातावरण के साथ मिक्स हो जाएगा, जिससे क्या है कि उस जीव का शिकार होने की संभावनाएं कम हो जाती है। अब देखो अनुहरण में पहला आता है रक्षी अनुहरण।
तो ये अनुहरण किस लिए होता है? अपनी रक्षा के लिए, कि जो भी जीव अपनी रक्षा के लिए ये अनुहरण करते हैं उनको हम बोलेंगे रक्षी अनुहरण। अब इसमें देखो, इसमें कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहला है फाइलियम, ठीक है, यहाँ या फिर हम इसको पर्णकीट भी बोलते हैं। तो फाइलियम क्या है? एक प्रकार का जीव है, और ये क्या होता है कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनके समान ये दिखाई देता है, ठीक है। अब जब ये पौधों की पत्ती के समान दिखाई देगा, मतलब कि इसका कलर और इसकी स्मेल भी क्या है, लगभग पौधों की पत्ती के समान होती है। तो अगर कोई दूसरा जीव जो इसका शिकार करने आएगा तो वो देख के पता भी नहीं लगा पाएगा कि ये कोई जीव है या फिर कोई पादप है, ठीक है, क्योंकि इसका जो शरीर का कलर होगा वो भी पादपों के जैसा होगा, ठीक है, जो पौधों की पत्तियां होती है उसके जैसा होगा, और इसकी जो स्मेल है वो भी क्या है, पादपों की पत्तियों जैसी होती है, जिसके कारण ये क्या करता है, अपनी रक्षा करता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हो गया इसमें जियोमेट्रिड, ठीक है। जियोमेट्रिड क्या है कि एक शलभ या फिर जो कीट हम बोल सकते हैं, तो कीटों का लार्वा होता है, ठीक है। जियोमेट्रिड क्या बोलते हैं हम? कीटों के लार्वा को बोलते हैं, एक प्रकार के ये कीट का लार्वा होता है, और ये किसकी तरह दिखाई देता है? पादप शाखा की तरह, ठीक है। ये भी क्या होता है कि पादप शाखा की तरह मतलब कि लंबा और थोड़ा भूरा या फिर हरे टाइप का होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब ये पादपों पे पाया जाता है तो ये क्या करता है कि पादप की जो शाखाएं होती हैं उनपे ये, या फिर जो पादप का तना होता है उस पर चिपक जाता है, जिसके कारण ये जो पादप की दूसरी शाखाएं हैं उनकी तरह ही दिखाई देता है, और जो शिकारी जीव होते हैं वो उसको पहचान नहीं पाते, जिससे क्या करता है, ये अपनी रक्षा करता है। एक और एग्जाम्पल है इसका स्टिक कीट। अब ये वाले जो कीट है वो क्या होते हैं, या तो पादपों की सूखी शाखाएं जो होती है उनकी तरह दिखाई देते हैं, या फिर जो घास के तिनके होते हैं सूखे पीले कलर के उनकी तरह दिखाई देते हैं। और क्या होता है कि जब ये वातावरण में उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, मतलब कि या तो किसी पौधे के ऊपर चढ़ जाएंगे ये, या फिर क्या करेंगे, घास के मैदान में जब पाए जाएंगे तो सूखी घास के आसपास ही रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये मतलब जो दूसरे जीव आते हैं, जो शिकारी जीव आते हैं, ये उनको पहचान नहीं पाते और ये अपनी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले कार्यकीय अनुकूलन, जिसमें सबसे पहले हमने मृतलीय जीवों के बारे में पढ़ा कि उनका जो उत्सर्ज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरिक अम्ल। तो जब यूरिक अम्ल क्या होता है, एक तो यूरिक अम्ल के लिए क्या है, जब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है तो उसके लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, ये ठोस रूप में उत्सर्जित होता है, जिससे क्या है कि बॉडी के अंदर पानी की कम से कम हानि हो। इसी प्रकार जैसे यूरिक अम्ल मृतलीय जीवों में उत्सर्ज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है, वैसे ही जो पक्षी होते हैं उनमें भी क्या है, यूरिक अम्ल उत्सर्ज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगला है जो मरुस्थलीय पादप होंगे उनमें क्या है, वसा की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि मरुस्थल में क्या है, खाना और पानी दोनों ही बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, और अगर इनकी बॉडी के अंदर वसा की ज्यादा मात्रा होगी तो जो वसा का ऑक्सीकरण होगा उससे क्या होगा, उनको अधिक ऊर्जा की पूर्ति होगी। अगला है कि जब कुछ बीजों में अंकुरण करवाया जाता है, तो अगर बीजों का अंकुरण हम अंधेरे में करवाते हैं तो क्या होता है कि जो पौधे बनते हैं वो एक तो लंबे होते हैं और दूसरा उनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला ऋतुनिष्ठ अनुकूलन, जैसे मनुष्य के शरीर में क्या होता है कि गर्मियों के टाइम स्वेद ग्रंथियां मतलब स्वेद ग्रंथियां उत्तेजित हो जाती है, ठीक है, पसीना आता है, और जिसके कारण वो क्या होता है, अपने शरीर का जो ताप है वो नियत रखता है। और सर्दियों में क्या होता है, उसमें ठिठुरन पैदा होती है, जिसके कारण भी क्या होता है कि वो अपने शरीर की जो गर्मी है या फिर शरीर का जो ताप है उसको नियत रख पाता है। अगला, अधिक शारीरिक ऊर्जा व्यय, ठीक है। उसके बाद आया रक्षी अनुकूलन। रक्षी अनुकूलन में पहला था रंजन। तो रंजन क्या था कि जो भी जीव होते हैं वो अपने आप को वातावरण के अनुसार या फिर वातावरण में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनके अनुसार अपना रंग रूप बदल लेते हैं, ठीक है। इसमें पहला आया था गोपक रंजन। तो गोपक रंजन में क्या होता है कि जिस प्रकार जो जीव वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल देता है, तो वो दो परिस्थितियों में होता है, एक तो जो जीव शिकार से बच जाता है और दूसरा जो शिकारी जीव होता है वो अपने शिकार को पकड़ लेता है, ठीक है। अगला, भय सूचक रंजन। तो कुछ रंग ऐसे होते हैं जो खतरे का साइन होते हैं या फिर खतरे के रूप में सूचक किए जाते हैं, जैसे कि लाल हो गया और काला, नीला। तो इन रंगों के जो जीव पाए जाते हैं उन जीवों के आसपास कोई दूसरे जीव नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण वो अपनी रक्षा कर लेते हैं। अगला था संकेत चिन्ह। तो कुछ जो जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है उस पर क्या है, कुछ चिन्ह पाए जाते हैं, जिनको वो क्या होते हैं, जब कोई खतरा महसूस होता है तो अपनी जाति के दूसरे जीवों को खतरे के सूचक के रूप में दिखाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो दूसरे जीव होते हैं वो समझ जाते हैं कि उनके आसपास कोई खतरा है और उस जगह से वो क्या है, बाहर या फिर उस जगह को वो छोड़ के चले जाते हैं। अगला आता है अनुहरण। तो अनुहरण में क्या होता है कि
जो भी जीव है वो वातावरण की जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनके अनुसार भी खुद को ढाल सकता है, मतलब वातावरण के साथ मिक्स हो जाता है। और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके अनुसार भी क्या है, खुद को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। इसमें सबसे पहले था रक्षी अनुहरण, जिसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल था, फाइलियम, जिसको पर्णकिट भी बोलते हैं, ये पादपों की पत्तियों के समान दिखाई देता है। अगला जियोमेट्रिड, जो कि क्या है, एक शलभ का लार्वा है और ये पादपों की शाखा की तरह दिखाई देता है। अगला था स्टिक किट, जो कि पादपों की सूखी शाखा या फिर जो घास के तिनके होते हैं उनके समान दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी जो हमारे बाकी के अनुकूलन रह गए हैं वो टॉपिक पूरा कर लेंगे। ठीक है।